जहाँ तक बागपत लोकसभा का सवाल है, जयंत चौधरी अभी राज्यसभा में हैं और उनका बहुत सारा कार्यकाल बचा हुआ है। थोड़ा अनुकूल रहा तो बहुत ही आराम से जयंत चौधरी जीत सकते हैं। वैसे हमारे सत्यपाल जी इलाके में काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे उपेक्षित ही हैं। रोज़गार की बात बिल्कुल नहीं होती है, किसान की बड़ी लागत की बात नहीं होती। ये वेतन वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। हजारों ऐसी बातें हैं जो ज़मीन पर नहीं हैं। जैसे स्वामीनाथन की बात है, उससे इनकार कर दिया गया। तो अब जनता का मन बदलने को दिखाई दे रहा है कि बदलना चाहिए, क्योंकि झूठ कुछ ज़्यादा नज़र आता है और सच्चाइयाँ उसमें कम होती हैं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो बहादुर शाह जफर 1857 में देश के नेता थे। 1761 में पानीपत के मैदान में तीसरी लड़ाई में इब्राहिम गारदी तोप खाने का हेड था और वो मुसलमान था। यदि दूसरे लोग अपने राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बना दें, यानी अरब वाले ही कंप्लीट मुस्लिम हो जाएं, तो हज़ारों भारतीय या लाखों भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे। बागपत लोकसभा में पिछले जो चुनाव हुआ 2019 का, उसमें सांसद बने डॉक्टर सत्यपाल सिंह। जयंत चौधरी को हराकर लगभग 22,000 वोटों से हराकर वो लोकसभा पहुँचे और अब 2024 के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। जनता ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया है कि अब की बार बागपत लोकसभा में क्या होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बन पाएंगे। इन्हीं पर बात करेंगे और जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं उस पर ही बात करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि जानकार लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जनता वोट देती है, लेकिन जानकार व्यक्ति हर चीज़ की बात रखता है। किसानों के साथ क्या हुआ, मज़दूरों के साथ क्या हुआ, किसकी आवाज़ सुनी गई, किसको हटाया गया, किसको लगाया गया, उन्हीं पर बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे साथ में हमारे गुरुजी जो बड़े शिद्दत के साथ, प्रभात सिंह जी बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, और गुरुजी का बच्चों के साथ जो रवैया है वो बिल्कुल बेटे जैसा रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनकी फीस नहीं आई और गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हम देख लेंगे। किसान परिवार से हैं, अरबों खरबों की कमाई नहीं है, कमाई हज़ारों में है, उसके बावजूद भी बच्चे भी घर में हैं और शहर में रहकर उन चीज़ों को समझना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। लेकिन फिर भी गुरुजी कई बार बच्चों को छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, घर की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो हम साथ खड़े हैं, आप पढ़ो, लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे तब हमें कुछ भी दे देना गुरु दक्षिणा में, हम मान लेंगे। तो गुरुजी क्या लगता है आपको, 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है और यहाँ से सांसद डॉक्टर सत्यपाल जी रहे हैं, जयंत चौधरी काराकोरस लोकसभा में गए थे, अब क्या लगता है अब की बार क्या होने वाला है, खासकर अभी बागपत लोकसभा पर? जहाँ तक बागपत लोकसभा का सवाल है, जयंत चौधरी अभी राज्यसभा में हैं और उनका बहुत सारा कार्यकाल बचा हुआ है। अब ये निर्णय चौधरी जयंत जी को लेना है कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। लेकिन निर्विवाद रूप से ये इलाका उनका गढ़ है। 20-22 हज़ार से वो हारे थे, उसे कवर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कुछ थोड़ा अनुकूल रहा तो बहुत ही आराम से जयंत चौधरी जीत सकते हैं। वैसे हमारे सत्यपाल जी इलाके में काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं या उनके पीछे कुछ बुराई लगी हुई है, लेकिन लोग कहीं न कहीं परिवर्तन भी चाहते हैं, क्योंकि गन्ने के मुद्दे, भुगतान के मुद्दे, रोज़गार के मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि लोग मानते हैं कि बीजेपी के लोग इन्हें छू नहीं रहे हैं। तो यदि परिवर्तन होगा तो ये मुख्य कारक होंगे। लेकिन गन्ने की पेमेंट यहाँ भी कुछ एक दो मिल ऐसी है जिनकी नहीं हो पाई और वो बड़ा मुद्दा है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि क्या किसान वर्ग, क्योंकि किसान भी यहाँ ज़्यादातर लोकदल वाले ही हैं और भी हैं, लेकिन लोकदल वाले ज़्यादा हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या अब की बार लोकसभा में जा पाएंगे? देखो, किसान तो सभी जातियों में हैं। बागपत में भी कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें लोग किसान ना हों। जहाँ तक लोकसभा में जाने की बात है,
तो लोकसभा में वो जाएंगे जिन्हें लोग पसंद करेंगे, और लोग उन्हें पसंद करेंगे जो उनकी बातों को कह सकते हैं। और जो बात कह ही नहीं पा रहे हैं, मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं, वर्ष के वर्ष बीत रहे हैं कि आपको मूल्य बढ़ावा मिलता ही नहीं है। गन्ना मंत्री कहता रहता है कि बढ़ा मूल्य मिलेगा, इंतज़ार कीजिए, वो इंतज़ार ही रह जाता है, पुराना मूल्य घोषित हो जाता है। एस्मा की लॉबी हावी है, किसान की बात कोई नहीं कहता। चुनावी वर्ष में जाकर के 10-20 रुपये बढ़ जाना, लागत हज़ारों में बढ़ गई और मूल्य बहुत कम बढ़ता है, और वो भी चुनावी वर्ष में बढ़ता है। तो ये बातें हावी रहने वाली हैं। यहाँ फौजियों का ज़िला भी है ये, एक तरह से हमारे बच्चे बड़ी संख्या में फौज में जाते हैं। वो 4 वर्ष के इस मुद्दे से भी कहीं ना कहीं खिन्न हैं, और ऐसा लगता है कि हमारा वर्तमान नेतृत्व जिसे हमने चुना है, उन लोगों के सामने जिनकी सरकारें हैं, ये ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक से बात कहने की इनकी ताकत नहीं है। वो बात दूसरी है कि यहाँ ज़िले के अंदर भाई वे सक्रिय भी हैं, सड़कों पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे उपेक्षित ही हैं। रोज़गार की बात बिल्कुल नहीं होती है, किसान की बड़ी लागत की बात नहीं होती। ये वेतन वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। उस गरीब और अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो परिवर्तन का यदि कारण बनेगा तो यही सिचुएशन परिवर्तन को लाएगी कि गरीब और अंतिम व्यक्ति तक ठीक से चीज़ें पहुंच नहीं रही हैं। तो अब जैसा किसानों का मुद्दा भी फैल, मज़दूरों का मुद्दा भी फैल, रोज़गार कहा था कि 4 करोड़ देंगे, उस पर फैल, 24 के चुनाव सर पर हैं, 15 लाख रुपए का था वो आएंगे, उस पर फैल। जितनी भी बातें कही गई, जितने भी वादे किए गए, सिवाय राम मंदिर के 370 के, वो तो कर दिए। लेकिन जो जिस घर में रोज़गार होगा वो घर चलेगा, गन्ने की पेमेंट बढ़ेगी और गन्ने का मूल्य समय पर मिलेगा और पेमेंट घर पर समय पर आएगी, तो किसान भी खुश, मज़दूर भी खुश। किसानों की मज़दूरों की दूरियां बन गई। तो ये जो इतनी मुद्दे खड़े हो गए हैं देश में, 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या सरकार खुद को मजबूत कर पाएगी? क्या 24 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, हैट्रिक लगा पाएंगे? आज़ादी से आज तक यदि हम इतिहास देखें तो तीसरी बार लगातार केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बन पाए थे। इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वो लगातार नहीं बनी। तो ये एक काफ़ी कठिन कार्य है, वो भी तब जब एक नैरेटिव बन रहा है कि लोग झूठ बोलते हैं, उनके वायदे पूरे नहीं होते हैं। हजारों ऐसी बातें हैं जो ज़मीन पर नहीं हैं। जैसे स्वामीनाथन की बात है, उससे इनकार कर दिया गया। गन्ने के पेमेंट की बात है, एक बहुत बड़े नेता आकर के जैन कॉलेज में बोले थे कि चौधरी चरण सिंह गन्ना भुगतान कोष बनेगा, समय पर भुगतान होगा, नहीं तो ब्याज मिलेगा। कहाँ है ब्याज, कहाँ है भुगतान, कहाँ है मूल्य वृद्धि? रोजगार भी कहीं नहीं है। यहाँ तक कि सांसद गांवों का हाल भी वो का वही है, जैसा पहले हुआ करता था वैसा ही है। तो इन परिस्थितियों में लगता तो नहीं है, क्योंकि दुनिया आर्थिक है, जबकि बहुत चतुर लोग उसे धार्मिक दिखाने का प्रयास करते हैं। उनकी सबकी आर्थिक स्थितियां इतनी सुदृढ़ हैं कि वे इस बात को मजाक में लेते हैं और दुनिया को ऐसी चीज़ों में रंग कर दिखाते हैं कि मंदिर बन गया। अरे मंदिर बन गया, बहुत सारे मंदिर हैं पहले से ही हैं। 370 हटिए, अच्छी बात है, मंदिर बन गया तो ये सरकार का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। तीसरी बात ये है कि जो वायदे इरादे किए गए थे, सरकार के पास कुछ महीने हैं, उन पर काम करती दिखाई दे तो हो सकता है जनता मौका दे दे। लेकिन जिस तरह से अब है, लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इतना विचित्र परिणाम आने वाला है जिसकी ये लोग सोच भी नहीं रहे हैं। हो सकता है कि 1977 दोहराया जाए, 80 जीरो ना हो जाए यूपी में, ऐसा भी संभव है। 10-15 सीटों पर बहुत दिनों तक ये पार्टी रही है,
लेकिन ये समझते हैं ऐसा जनता के बीच में अब नहीं है। अब उस गरीब वर्ग जो मंदिर को चाहता है, राम को चाहता है, लेकिन बिजली का बिल कहाँ से लाए? राम को मैं भी चाहता हूँ, मानता हूँ, लेकिन महंगी सब्जियाँ, महंगा बिल, महंगा सिलेंडर, बेरोजगारी की स्थितियाँ और छोटी छोटी बातों पर जनता को तनाती है सरकार, दबाती है। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, छीनने को तैयार बैठे हैं। छोटा सा काम भी यदि करता है तो उसे नंबर 1, नंबर 2 में ले जा करके लोगों की रीढ़ तोड़ी जाती है। तो इन परिस्थितियों को जनता देख रही है और हो सकता है जवाब दे। हो सकता है धर्म के चक्कर में आकर के भाई कुछ गलतियां सही जैसा उन्हें लगे ऐसा कर बैठे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अपने को रिपीट कर पाएगी या उस परिस्थिति को दोहरा पाएगी। इधर यहाँ राणा जी भी हैं। राणा जी, आपको क्या लगता है, 24 का चुनाव नज़दीक है और नई नई उपलब्धियाँ गिनाई जा रही है। मोदी जी तो हर जगह जाते हैं प्रचार के लिए, चाहे वो अभी चुनाव हुए हों या आने वाले चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, बंगाल के चुनाव हो, और सबको लगा देते हैं, सारे मंत्री संतरी सबको लगा देते हैं। और फिर अभी कर्नाटक काल देख लीजिए आप, धड़ाम हो गए, कांग्रेस आ गई। 24 में किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, तो अब हो सकता है बदलाव होने वाला है, तो बदलाव तो ऐसा संभव है। वैसे तो ये व्यक्तिगत सोच का मामला है। हमारे यहाँ से सांसद श्री सतपाल सिंह जी हैं, काम भी काफ़ी कुछ ठीक हुए, हाईवे इत्यादि का काम पहले से था, परंतु उनके कार्यकाल में हुआ है तो उन्हीं का ही काउंट होगा वो। परंतु अब जनता का मन बदलने को दिखाई दे रहा है कि बदलना चाहिए, क्योंकि झूठ कुछ ज़्यादा नज़र आता है और सच्चाइयाँ उसमें कम होती हैं। जैसे स्मार्ट सिटी की बात थी कि भाई इतने सारे स्मार्ट सिटी बनेंगे, मुझे तो हम तो कहीं पढ़ते नहीं कि भाई स्मार्ट सिटी बने हैं। 2 करोड़ रोज़गार देने का मामला था, तो युवा कहीं भर्ती तो हुई नहीं है अभी कि 2 करोड़ भर्तियाँ हैं, अखबारों में आती हैं, स्टेज से बोली जाती हैं, परंतु धरातल पर तो वो कहीं है नहीं। तो जनता भी कई बार इन सब बातों को समझ लेती है कि भाई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, सब समझते हैं इस बात को। और जब समझते हैं तो फिर बदलाव भी ज़रूरी है। अगर सच बात नहीं होगी तो क्यों करेंगे, वो बदलेंगे, कोई दूसरा आएगा, दूसरा भी अगर ऐसा ही जुमले दिखाएगा तो उसको भी बदल देंगे। तो समय समय पर बदलाव ज़रूरी है, और वो ऐसा है कि लोग बदलेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है लगातार कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक बाबा बागेश्वर धाम जी वाले जी हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और मोदी जी हैं तो वो मोदी जी को दिखाना चाहते हैं मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, और जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं। नहीं, तो पहले से भी है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से भी तो है, हिंदुओं का देश है भारत, तो ये तो बात पहले से भी है, कोई अभी थोड़ा ही आई है कोई इसमें सब हिंदू हिंदी हो जाएंगे। बताओ, जब पूरे देश में सब जातियाँ रहती हैं तो फिर हिंदू का मुस्लिम भाई भी तो रहते हैं यहाँ पर, और भी सिख भी रहते हैं, पंजाबी, सब तरह के लोग रहते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ से हो जाएगा? तो मैं तो मानता नहीं, ना मैं इस बात को प्राथमिकता देता इस बात में। क्या कारण मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। क्या कारण है कि इस तरह के लोग आ जाते हैं और हिंदू राष्ट्र की और इस तरह की बात करते हैं? भाई, तो राजनीतिक मामला है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको हिंदू बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ नहीं करवाएंगे, तो फिर वो राजनीति कैसे करेंगे? ये तो राजनीति करने का उद्देश्य होता है उनके पीछे। जी जी। गुरुजी भी हैं। गुरुजी, आप क्या कहोगे हिंदू राष्ट्र के बारे में? हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ वो सिर पर पगड़ी बांधने वाले लोग हैं जो हमेशा चाहे दिन हो रात हो उनके लंगर चलते ही रहते हैं। इधर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, हम भी हिंदू हैं, हमें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, और जो थोड़ा सा जय श्री राम के नारे लगा लेगा, गौ माता जिंदाबाद के नारे लगा लेगा या गौ रक्षक की बात करेगा, वो हिंदू है, बाकी हिंदू है नहीं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और ये जो इतने लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, सभी ने मिलकर, क्या वो व्यर्थ चली जाएगी? जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो बहादुर शाह जफर 1857 में देश के नेता थे। बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, यहाँ तक कि लक्ष्मीबाई के जो सहयोगी थे उनमें कई मुसलमान थे। 1761 में पानीपत के मैदान में तीसरी लड़ाई में इब्राहिम गारदी
तोप खाने का हेड था और वो मुसलमान था, उसका भी इसी तरह कत्ल हुआ था जैसा हिंदुओं का हुआ था। तो जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, ये बात अनावश्यक है, क्योंकि देश में 14.6% जहाँ तक मेरा ख्याल है 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमान हैं। और यदि जैन, बौद्ध, सिख सबको एक वृद्ध हिंदू में जोड़ लें तो 81-82% ये लोग हैं, 2-3% ईसाई हैं, थोड़े बहुत जो है पारसी हैं, और सारे विश्व में भी इसी तरह से हैं। यदि दूसरे लोग अपने राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बना दें, यानी अरब वाले ही कंप्लीट मुस्लिम हो जाएं, तो हज़ारों भारतीय या लाखों भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे। यदि यूरोपियन देश अपने को ईसाई राष्ट्र घोषित कर दें तो वहाँ रहने वाले करोड़ों भारतीयों का, हिंदुओं का क्या होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुदरत ने तो बख्शी थी हमको एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो ये शायर के शब्द हैं। तो धरती एक है, सारे वेदों में धरती माँ को प्रणाम किया गया है। अब जब हम प्रणाम करते हैं तो एक भूभाग को करते हैं, जबकि हम वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं, यानी सारी धरती अपना घर है। हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, अरब में भी नौकरी करते हैं, उनके भी थोड़े या अधिक हमारे पास यहाँ भी रहते हैं। आधुनिक विश्व में इस तरह की उन्मादी बातें नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म से हमें भी प्यार है, जय श्री राम हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें दूसरों की धार्मिक मान्यताओं से भी कोई गुरेज नहीं, परहेज नहीं। वे लोग भी देशभक्त हैं। अब्दुल हमीद भी 1965 में लड़े थे, और बहुत सारे मुसलमान भाइयों को जानता हूँ, बहुत अच्छा काम करते, कभी झगड़े की बात नहीं करते। हमारे गांव में इस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। ये प्रश्न ही नहीं है, ये तो बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल चीज़ है। आस्था व्यक्तिगत विषय है। और पहले भी मैंने कही थी कि दुनिया आर्थिक है, उसे संसाधन चाहिए, उसे रोटी चाहिए, उसे सुविधा चाहिए, और जिन्हें वो मिल गई है वो हमें डाइवर्ट करके धार्मिक मसलों पर ले जाना चाहते हैं। यदि आप 80% से अधिक हिंदू होकर आप हिंदू राष्ट्र नहीं समझते इसको, तो और किस तरह से आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपकी संख्या 145 करोड़ में जो है करीब करीब 120 करोड़ है, और आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और बताइए क्या चाहिए। यदि इस तरह भी आप हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, या फिर हिंदू राष्ट्र की बात छोड़िए, देश संविधान से चल रहा है, और राष्ट्र संविधान का राष्ट्र है, कानून के अनुसार वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को अपनी आस्थाओं के पालन की आज़ादी है। हिंदू हो या मुस्लिम, जो अपराधी है, जो गलत करता है, जो देशद्रोही है, उसे उचित सज़ा मिले। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक धर्म के लोगों को टारगेट करें, भाईचारा खंडित करें। वो वहाँ कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहते होंगे, हमें गांवों में, कस्बों में, सड़कों पर रहना है। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो गांवों में, कस्बों में डर लगने लगा था। यदि ये उन्माद फैल गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा। वे लोग नहीं आएंगे, हम मर जाएंगे, और राष्ट्र बिखर सकता है ऐसी ऐसी बातों से, क्योंकि करोड़ों में है तादाद, दूसरों की भी है, और वे हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तो इस तरह की बातें पूर्ण रूप से राजनीतिक हैं, बेईमानी है, और जनता के साथ छल है। जी चलो, आज हमने दो मुद्दों पर बात कर ली है, हिंदू राष्ट्र पर भी और 2024 के चुनाव पर भी। लेकिन हाल ही की सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी, बार बार हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करके जनता को पता नहीं किस मोड़ पर ले जाना चाहती है, किस तरफ ले जाना चाहती है। कई मंचों से लगातार, और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जिन्होंने क्राइम को बिल्कुल समाप्त कर दिया, जो छीना झपटी पश्चिम उत्तर प्रदेश में शाम के 6 बजते ही शुरू हो जाया करती थी, अब वो बदमाश, वो छिछोरे
सड़क के किनारे या फिर अगले चौराहे पर पड़े मिलेंगे, लेकिन वही कहते हैं कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, मिट्टी में मिला दूंगा, भगवा समझ के भगवा कपड़े पहने हुए समझ के कोई फ़कीर समझ लिया का। जब इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री करेंगे तो सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप कि देश किस तरफ जा रहा होगा। हर व्यक्ति हिंदू मुस्लिम बना हुआ है, कोई भी भारतीय बनने की कोशिश नहीं करता। और जो हमारी आज़ादी है, आर्टिकल 19 कहता है कि हर व्यक्ति को घूमने फिरने की आज़ादी है। जो भारतीय हैं वो कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, वो उसकी खुद की मर्ज़ी है। लेकिन बार बार प्रमाण पत्र लिए जेब में लेकर घूमने वाले लोग इस तरह प्रमाण पत्र लोगों को देंगे जो सेकुलर लोग हैं। और अभी अभी तो सेकुलर वर्ड को हटा भी दिया गया है और सेकुलर से कहीं ना कहीं नफरत भी पैदा हुई है। तो हम इन चीज़ों पर इसलिए बात करते हैं ताकि भाईचारा कायम हो सके और संवैधानिक मूल्यों पर हम खरे उतर सकें। खैर, जुड़े रहेगा गाम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।